हेलो 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 हेलो। हम्म। हम्म। कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे सब अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त, हम लोग इतिहास को पढ़ रहे थे और आज हम लोग आधुनिक इतिहास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आधुनिक इतिहास की हमारी ये आज अंतिम क्लास होगी। मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूँ दोस्त, वो छात्र आज उन सभी का सिलेबस पूरा हो जाएगा। नहीं, अभी पूरा नहीं होगा। रियली सॉरी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। वो पुराने जो सारे छात्र यहाँ थे, प्राचीन इतिहास से जो जुड़े हुए थे, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक को आज हम पूरा कर लेंगे। आधुनिक के अलावा भी कुछ टॉपिक मैंने आपसे कहा था, जैसे बंगाल के नवाब हुए आपका, वो आधुनिक इतिहास में आते हैं। ठीक है। आधुनिक इतिहास में आपका जो हमारा जो शेष इतिहास होता है, यानी विजयनगर साम्राज्य हुआ आपका। ठीक है। जो चोल साम्राज्य आपका, चालुक्य साम्राज्य, दक्षिण के जो वंश, उनको भी हम आधुनिक में ही पढ़ते हैं शेष इतिहास में। तो उसके बाद पूरा होगा, अभी पूरा नहीं होगा आपका। ठीक है। बाकी हम आज आधुनिक इतिहास को ख़त्म कर लेंगे जो हमारा परीक्षा में। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि दोस्त, आज के एसएससी के या वनडे एग्जाम के किसी भी पैटर्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत कॉमन, बहुत बेसिक पूछा जाता है। बहुत कॉमन, बहुत बेसिक से भारत का भैया बार बार पूछ लेता है। समुद्रगुप्त किसको कहते हैं, नेपोलियन किस, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को बार बार पूछ लेगा आपसे कि आपका हर्षवर्धन दरबार में कौन आया था। तो कॉमन क्वेश्चन है, वो रटे हुए क्वेश्चन है मध्यकालीन के और प्राचीन इतिहास के। ठीक है। तो शुरू करेंगे आपका आज की क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले थे चंद्रशेखर आज़ाद जी को। और चूंकि नाम आज़ाद है तो आज़ाद भी थे, अंग्रेजों की गिरफ्त में कभी आए नहीं। अंग्रेजों की गिरफ्त में ना आने का मतलब है कि एचएसआरए का जितना भी दोस्त आपका मूवमेंट था, उस सब के पीछे सबसे बड़ी सोच रहती थी चंद्रशेखर आज़ाद, या यूं कहें आपका उस समय के राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल, आपका भगत सिंह जी, आपका राजगुरु, सुखदेव और अन्य जितने भी युवा क्रांतिकारी थे, उन सब के आइडियल थे कौन, आपका चंद्रशेखर आज़ाद। या आप ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को वो सब लोग एक गुरु की तरह ट्रीट करते थे। ये उन सब के एक मतलब मार्ग प्रदर्शक थे। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। आप देखेंगे लगभग हम उम्र ही हैं भगत सिंह के, कोई ऐसा नहीं था कि इनकी उम्र भी ज़्यादा हो। ठीक है। इनकी शहीदी की डेट है 27 फरवरी 1931। तो बहुत बड़ा जीवन काल इनका भी नहीं रहा। आप देख सकते हैं कुल 21 और 4 25 वर्षों का इनका भी जीवन काल रहा। ज़्यादा बड़ा जीवन काल इनका भी नहीं है। अच्छा, 1923 में एचआरए का गठन, 1924 करेंगे, 23 नहीं, 1924 में एचआरए का गठन हुआ और 1924 में ही एचआरए से ये जुड़े। एचएसआरए की 1928 में कमांडर इन चीफ बने। हम एचआरए और एचएसआरए को भी आज ही जानेंगे कि ये क्या था। ओके, बहुत बढ़िया दोस्त, अच्छी बात है। अभी हर्षित, एचएसआरए 1928 के कमांडर इन चीफ बने। कमांडर इन चीफ मतलब ये उसके नेता थे। 20 फरवरी 1931 को ये नेहरू जी से मिले। अब यह नेहरू जी से मिलने का क्या मतलब था इनका, इस बात को मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे बताइए। भगत सिंह जी का शहीदी दिवस कितना है, तो आप कहेंगे 23 मार्च। तो क्या जब भगत सिंह जी को फांसी हो रही थी उस समय आपका बाकी लोग क्या कर रहे थे? क्या चंद्रशेखर आजाद, जिनको भैया आप कह रहे हैं कि उनके गुरु या बोले उनको एक मार्ग प्रदर्शक उनके ये थे, क्या इन्होंने इन्होंने तमाम जो कुछ कोशिशें इनसे हो पाई छुटाने की, उनको मुक्त कराने की भगत सिंह जी को, इन्होंने तो इवन ये भी बोला था कि जब इस बार सेशन की तारीख होगी, इस बार जब वो कोर्ट जाएंगे तो हम हमला करके भगत सिंह को छुटाएंगे। और इस पूरी तैयारी को उन्होंने जाम दे रखा था, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लगी और उसके लिए उन्होंने वो डेट कैंसिल करके बाकी बहुत बड़ा सुरक्षा दस्ता मंगा करके तब वो तारीखें आपकी की। तो ऐसा भी नहीं था कि भाई ये तो जितना भरसक प्रयास इनसे हो पा रहा था उतना कर रहे थे। तो यहाँ पर ये नेहरू जी से भी मिले 20 फरवरी 1931 को, और यहाँ पर इन्होंने यही दबाव दिया कि जो मार्च में आपका साइन होने वाला गांधी इरविन समझौता, उस पर ये बात करें गांधी जी से कि गांधी जी जाकर के इरविन से बात करें कि उनकी सजा को वो कम करे, क्योंकि कोई प्रूफ उनके पास है नहीं सैंडर्स की हत्या का। ठीक है। 27 फरवरी 1931 को ये अपने मित्र सुखदेव राज से मिलने आए और यहां पर भी वो प्लानिंग करने यही आए कि भगत सिंह को अब अटैक करके छुड़ाया कैसे जाएगा, अब कैसे भी करके उनको लेके आना है। तो यहाँ पर जो सुखदेव राज से मिलने आए, तो जो मुखबिरी एक व्यक्ति ने, यानी कि उनके बारे में सारी चीज़ें बता दी, वीरभद्र तिवारी ने।
और प्रयागराज में इसी अल्फ्रेड पार्क में, जिसको अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को घेर लिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी, अंग्रेज कहते थे कि इनको कभी गिरफ्तार नहीं कर पाए, कभी अंग्रेजों के जाल में नहीं फंस पाए। यहाँ अंग्रेज सरकार इनको गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने कहा आज़ाद, क्या बोला था इन्होंने, मैं आज़ाद जिया हूँ और मैं आज़ाद ही मरूंगा। और अपनी रिवॉल्वर से अब अंग्रेजों का पहले तो सामना किया, 4-5 राउंड फायर इन्होंने किए, और फिर लास्ट वाला जो कार्टेज था, जो गोली थी, वो इन्होंने खुद को मार ली। बोले मैं ब्रिटिश शासन के हाथों में नहीं आऊँगा। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, गांधी युग वाले टॉपिक हैं सर जी, गांधी युग वाले टॉपिक, हाँ वो आज करेंगे हम। उसमें आपका होम रूल आंदोलन है, गदर आंदोलन है, वो अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, वो चिंता तुमको नहीं करनी कि क्या रह गया है क्या नहीं। जो मैंने आपसे बोला है पूरा कंप्लीट, तो कंप्लीट प्रोसेस होगा। सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करेंगे। जन्म 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, कटक उड़ीसा में हुआ। इनके पिता जानकीनाथ, माता प्रभावती। 1920 में इन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की। कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जन्म स्थल बहुत पूछा जाता है। 23 जनवरी में आपसे जानना चाहूंगा हम कौन सा दिवस मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के, जैसे गांधी जी के जन्मदिन पर हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, उसी तरह आप मुझे बताएं कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 1920 में जब इन्होंने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, आज भी आप देखिए, आज के इस आधुनिक युग में जब आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में पैसे बहुत ज़्यादा लोग कमा पा रहे हैं, उस समय भी लोग गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी का अपना एक क्रेज है। आप सोचिए उस समय पर जहां कुछ नहीं था, आईसीएस परीक्षा, जो यूपीएससी का आज एग्जाम होता तब आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से होता था, तो उसको क्रैक करना कितनी बड़ी बात होती होगी, जरा सोच के देखेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया 1920 में आईसीएस की परीक्षा इन्होंने पास की, और आईसीएस की जो परीक्षा पास इन्होंने की, बड़ी बात ये नहीं थी कि इन्होंने पास की, बड़ी बात ये थी कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी, और उन अगले ही वर्ष ट्रेनिंग के बाद में नौकरी इन्होंने छोड़ दी, और देश में इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अपने देश की सेवा के लिए कार्य करूंगा। सारे दोस्तों ने लिखा है पराक्रम दिवस मनाया जाता है जी 23 जनवरी को। बहुत शाबाश दोस्त, वेरी गुड। तो 1928 में डोमिनियन स्टेटस की मांग इन्होंने की। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि अंग्रेजों का राज जहां जहां पर था, बहुत सारे ऐसे मामले थे जिन पर जिस देश में अंग्रेज सरकार शासन कर रही थी वो अपने कानून खुद बना सकते थे, कुछ मामलों को छोड़ करके, जैसे विदेश मामले आदि रहे, इन मामलों पर तो नहीं बनाएंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में तो सारी पॉलिसी कौन, ब्रिटिश सरकार तैयार कर रही थी। तो उन्होंने कहा जैसा आप बाकी देशों में कर रहे हैं, आयरलैंड वगैरह में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, ऐसा हमारे यहाँ भी करिए। ठीक है, तो 1938 में फिर भारत की राजनीति में इनकी क्या हुआ, मैंने बताया इनका कद बढ़ा, और एक समय इनका कद कितना बड़ा हुआ आप जानते हैं। मुझे बताइए गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट को कब हराया गया इन्होंने। तो 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी संकट में, त्रिपुरी संकट में क्या बोलेंगे, ये अध्यक्ष बने। और त्रिपुरी संकट कहां पर हुआ था ये मुझे बताएं। हरिपुरा तो हुआ था दोस्त गुजरात में, मैंने गांधी जी में पढ़ाया आपको, कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ाया था सॉरी। त्रिपुरी आपका एमपी में हुआ। यहाँ पर कैसे गांधी जी ने दबाव बनाया, या बाकी आपका कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनके ऊपर दबाव बनाया कि इनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। ठीक है, कांग्रेस इनको छोड़नी पड़ी। अब जब कांग्रेस इन्होंने छोड़ दी तो इन्होंने एक संगठन बनाया कि भाई मैं कांग्रेस से अलग एक संगठन चलाऊंगा भारत की आज़ादी के लिए, जिसका नाम होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन अब तो ये कांग्रेसियों के निशाने पर भी थे, और साथ में ये आपका अंग्रेजी शासन के निशाने पर भी आ गए। और इनके बोलते बहुत सारे लोगों ने खिलाफत की, इनके तो घर की, या इनको निगरानी में रखा जाने लगा, हर समय जासूस इनको घेरे रखते, इन पर नज़र रखे जाने लगी। तब ये भारत से बाहर चले गए। उसमें कहते हैं जियाउद्दीन का भेष आदि, उन बातों का कोई अर्थ नहीं है कि जियाउद्दीन का भेष बना के गए। कहने का मतलब ये बाहर जाके वैश्विक नेताओं से मिले। और इस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यस और नो। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जानते थे कि भाई ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन जो कि आपका मित्र राष्ट्र है, और ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी ये वॉर है, और जर्मनी का सहयोगी था आपका जापान। ठीक है, जापान, जर्मनी के साथ जापान था, इटली था, तो इटली का मुसोलिनी था, जर्मनी का हिटलर था। तो ये सब लोग एक पक्ष के लोग हैं, और इधर ब्रिटेन, यूएसए, बाकी सब लोग एक तरफ थे, रूस वगैरह। तो ये उन लोगों से जाकर के मिले जो ब्रिटेन के विरोधी लोग थे, यानी जर्मनी भी गए, जापान भी गए। जापान जाके उन्होंने मैसेज दिया कि हम एशियाई हैं, हम भाई भाई हैं, हमको एक दूसरे के साथ लड़ना होगा,
हिटलर से भी वो जाके मिले, हालांकि हिटलर ने कोई ऐसा आश्वासन उनको मदद का नहीं दिया था स्पष्ट तौर पर, लेकिन उनकी मदद, जो हिटलर से मुलाकात है उसका किस्सा बड़ा बेहतरीन है। आप लोगों ने भी सुना होगा, हम माइन कैंप में सबसे बड़ी बात है, हिटलर ने अपनी किताब लिखी माइन कैंप, मीरा संघर्ष। उसमें हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर संबोधित किया है। आप सोचिए, वो हिटलर जो इस दुनिया में किसी को उसने तवज्जो नहीं दी, वो पूरी दुनिया को तुच्छ समझता था अपने सामने, उसने हिटलर जी को नेताजी की हिटलर ने नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी। यानी आप समझ ही सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का क्या ऑरा रहा होगा उस समय पर। ठीक है, यहाँ देखेंगे 1941 में इंडियन लीग की स्थापना की। ये जर्मनी गए, यहाँ पर जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर चलाया इन्होंने कि भारत को मुक्त करना है। जापान में हिंदो तोजो से मिले कि भाई भारत के पक्ष की बात, क्योंकि ये जानते थे कि इन लोगों की वजह से अगर ब्रिटेन कमजोर होगा, और हुआ भी ऐसा ही। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटेन हालांकि जीता तो सही, लेकिन उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा, और उस भारी नुकसान का सारा फायदा यूएसए ने ले लिया। तभी तो यूएसए इस दुनिया में ताकत बन के उभरा, उससे पहले तो ब्रिटेन ही था इस दुनिया में ताकत। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए का फायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया लड़ रही थी, अमेरिका बैठ के तमाशा देख रहा था, और अमेरिका ने अपने हथियार बेचे। एक्टिव कब हुआ? जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, नौसैनिक अड्डे पर, तब जाके उसने जाकर के परमाणु बम गिरा दिया, अपनी टेस्टिंग कर ली। और परमाणु बम तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान पर गिरे। तो आप कहेंगे भैया अमेरिका का दबदबा बढ़ गया, तो अमेरिका ने तो हथियार बेचे थे, फायदा उठाया चारों तरफ से। ठीक है, तो मुलाकात ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हिटलर और उनकी कि भैया वो हिटलर के कई सारे क्लोन थे। हिटलर कहते हैं कि अपने जैसे बहुत सारे आदमी बना रखे थे उसने, बॉडी डबल। अब बॉडी डबल जो बना रखे थे तो वो आकर के मिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब ओरिजिनल वाला आया तो उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, तो वो पहचान गए। उन्होंने बोले तुमने कैसे पहचाना? बोले कि सुभाष चंद्र बोस के कंधे पर हाथ सिर्फ असली हिटलर ही रख सकता है। तो इस तरह की कहानियां चलती हैं, वो सत्य हैं झूठ हैं क्या है। सबसे बड़ा सत्य और झूठ चलता है कि हिटलर मरा भी था या नहीं। कहते हिटलर ने जब वहां पर सेनाएं पहुंच गई तो खुद को गोली मार ली, लेकिन सीआईए और आपका जो सीआईए एजेंसी है, ठीक है, उसने रिपोर्ट दी, उसके कई एजेंट्स ने रिपोर्ट दिया कि हिटलर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जिंदा था। कई लोगों ने तो ये भी हवाला दिया एजेंट्स ने कि उनकी हिटलर से मुलाकात हुई थी और हिटलर मरा ही नहीं था। हिटलर अपना बाकी सारी चीज़ें चेंज करके चेहरा वेहरा तो जिंदा रहा है। यही सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा जाता था कि इनको लोगों के पीछे क्या था कि इंटरनेशनल लोग थे, इंटरनेशनल प्रेशर भी था, इन लोगों की हत्या की जाती। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों? क्योंकि उन्होंने चलाई आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज भी किसके खिलाफ लड़ी थी? ब्रिटेन के खिलाफ लड़ी। ठीक है, तो आप समझेंगे कि इन्होंने सारा वो एफर्ट लगाया कि ब्रिटेन को कमज़ोर किया जा सके। आज़ाद हिंद फौज ब्रिटेन के खिलाफ लड़ी, जर्मनी जापान उनके जो नेतृत्व करता थे उनसे ये मिले, और हुआ ऐसा कि ब्रिटेन कमज़ोर हुआ, फायदा हुआ अमेरिका को। तो ब्रिटेन जो कमज़ोर हुआ तो सब लोगों ने विद्रोह किया। आज़ादी से पहले भारत की नौसेना ने विद्रोह कर दिया, तो फिर अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो आप लोग ये कभी ना भूलना कि क्या योगदान है सुभाष चंद्र बोस जी का भारत की इस स्वतंत्रता के लिए। तो आप कभी ये सोचो कि नहीं, तो ये बात याद रख लेना कि भारत की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान है। जापान ने कब्जा किया कहाँ पर? सिंगापुर पर। भारत के सैनिकों ने मदद की, और फिर आप लोग जानते ही हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में ये बात है। आज़ाद हिंद फौज को बनाया था किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने, रास बिहारी बोस ने, और साथ में निरंजन सिंह ने। इन लोगों ने इसको फाउंड किया। लेकिन 4 जुलाई 1943 को जब ये जगह जगह जा रहे थे, ब्रिटेन के विरुद्ध में सब लोगों से मीटिंग्स कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज से भी ये जुड़ चुके थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी को कमांड मिली, यानी कि नेतृत्व मिला किसका? आज़ाद हिंद फौज, जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी बोलते थे। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया गया? सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर रेडियो से इन्होंने दिया। और वहीं उसी भाषण में उन्होंने गांधी जी को क्या कहा था बताएंगे भाई। डीबी चौधरी जी बार बार कमेंट ना करें दोस्त, पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, बोलेंगे जी। सर जी आप सुबह तो टी शर्ट में क्लास ले रहे थे और अभी जैकेट में। भैया उसमें हीटर चला के रखते हैं, अभी स्टूडियो चेंज है, स्टूडियो आउटर पे बाहर है,
ये ठंडा स्टूडियो है। ये ठंडा स्टूडियो है भाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका कि यहीं पर गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। अक्टूबर 1943 में इन्होंने एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी थी और उस समय के लगभग आपका 12-13 देशों ने उसको मान्यता भी दे दी। इन्होंने कहा अंग्रेजों के आज़ाद होने से पहले इन्होंने गवर्नमेंट की घोषणा कर दी कि अपनी एक सरकार है और अस्थायी सरकार है, जिसका मुख्यालय इन्होंने सिंगापुर बनाया। ठीक है, एक मुख्यालय इन्होंने रंगून बनाया बर्मा में। आज़ाद हिंद फौज में ब्रिगेड थी, एक महिला ब्रिगेड थी, इसका नाम था लक्ष्मीबाई, जिसमें महिलाएं थी। और आज़ाद हिंद फौज में सक्रिय महिलाओं ने बहुत अच्छा मोर्चा संभाला। ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं अगर आपने देखी हो तो। महात्मा गांधी ब्रिगेड बनी, अबुल कलाम ब्रिगेड बनी, नेहरू ब्रिगेड बनी, ये पुरुषों की थी। महिलाओं की कौन सी ब्रिगेड थी बोलेंगे? लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। पार्ट ने पूछा था अपने दूसरे वाले में। 1944 में नारा दिया इन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि तुम आज़ाद हिंद फौज से जुड़ करके जो श्रम है वो करो, इनके साथ रहो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो भैया क्या हुआ था यहाँ पर एक खबर देखें आप। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई ताइको हवाई अड्डे पर, आपका जापान, 18 अगस्त 1945। अब मृत्यु हुई ये बात कैसे श्योर हुई? क्या इनकी कोई बॉडी वगैरह मिली? तो कुछ नहीं मिला। अंतिम बार ये देखे गए उसी को इनकी मृत्यु माना जाता है। तो भैया हमने तो कई बार पढ़ा है, न्यूज़ में आर्टिकल में आता रहता कि गुमनामी बाबा ही आपका सुभाष चंद्र बोस थे। तो वो सिर्फ अटकलें हैं, वो सिर्फ अनुमान हैं। ठीक है, बहुत सारी अटकलें, बहुत सारे अनुमान लगते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे बाद तक। तो दरअसल में मतलब उस तरह की चीज़ें आज के आधुनिक युग में तो अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो आ ही जाते सामने कि भैया मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, तो देश कितना प्यार देता है ना। तो क्या बोलेंगे, 18 अगस्त 1945 अंतिम बार देखे गए थे। और जो आज़ाद हिंद फौज, क्योंकि अब बताओ युद्ध कौन जीता सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्त ब्रिटेन जीता। अब ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता तो क्या हुआ, उसने जो विरोधी थे तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बहुत सारे को बंदी बना लिया गया। अच्छा कि तुम हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसमें प्रेम सिंह सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह, तो तीन देखो जातियों से संबंधित, ये सिख थे, ये मुस्लिम थे, ये हिंदू थे, इन तीनों के खिलाफ चला लाल किला मुकदमा। तो आज़ाद हिंद फौज के लिए लोगों में इतना प्यार उस समय था कि यहाँ पर पूरे लाल किले के चारों तरफ भीड़ रहती थी और शोर आता था इस भीड़ का, इस मुकदमे की जब तारीखें होती। कहते लाल किले की दीवारों को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के साथियों को छोड़ दो, और फिर इनको बरी किया गया था। ठीक है, इतने प्रेशर में। ठीक है, आगे आएंगे दोस्त। मैंने गांधी जी के बारे में आपको पढ़ा दिया अब सब कुछ, अब आप कुछ भी सोचें उस बारे में। गद्दारी कोई नहीं है, कह रहे गांधी जी गद्दार क्यों कहते हैं? गद्दारी कोई नहीं है, मैंने सारे आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताए। उनका अपना एक मार्ग था जिस मार्ग पर वो चल रहे थे। ठीक है, अहिंसा का मार्ग। लेकिन मैंने आपको वो भी पॉइंट उनके बताए कि कहां पर वो चुप्पी उन्होंने साधी। सर क्लास में कोई एक बार थम्स अप करके बताएं दोस्त, क्लास में कोई दिक्कत आ रही है? सर उन्होंने ब्लड क्यों लिया था लोगों को? अरे ब्लड कहाँ ले लिया? उन्होंने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुमसे बोलूं तुम खून पसीने की कमाई, तो क्या तुम जो कमाई करते हो वो खून दे के करते हो? खून पसीने की कमाई, खून देने का मतलब है मेहनत करना, जुड़ना, और कि इस रास्ते पर जब आप संघर्ष करेंगे तो आपका ब्लड बह सकता है। उस एक ब्लड को मांग रहे थे वो। हाँ, ये सब बातें चलती हैं। अक्षय यादव जी कह रहे हैं कि वो हिमालय पर देखे गए थे भैया सुभाष चंद्र बोस, ये कुछ नहीं। बोलो भी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्लास सही चल रही है, सारे बच्चे कह रहे हैं क्लास सही चल रही है। तो देखो बीच में कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए थे गांधी युग से पहले, मैंने कहा था मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो ये टॉपिक्स हैं। गदर पार्टी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट बताएं सारे दोस्त। तो आप कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भैया चला 1914 से 18। ठीक है, अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भारत को उस समय पर भी डोमिनेंट स्टेटस दिलाने के लिए बहुत सारे संघ काम कर रहे थे। अब आपकी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो संस्थापक थे इसके लाला हरदयाल। 1913 में सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर? अमेरिका में उन्होंने स्थापित किया इसको। इसको भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं और प्रशांत तट का हिंदी संघ कहते हैं। प्रशांत तट का हिंदी संघ क्यों? क्योंकि अमेरिका किसके किनारे है? प्रशांत महासागर के। और वहां पर हिंदुस्तानी लोगों ने एक संघ बनाया। अब ये दरअसल में लोग कौन थे? ये लोग थे जो लोग कनाडा और अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, भारतीय लोग।
कुछ लोग व्यापार के लिए, कुछ भूतपूर्व सैनिक थे, रिटायरमेंट के बाद वहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन लोगों को ये इनपुट मिल गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलने वाला है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को हमारी ज़रूरत होगी। तो उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन पे अपनी शर्तें रखेंगे कि हमारे देश को डोमिनियन स्टेटस दे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, 1913 में गदर मैगजीन इन लोगों ने छापी, लोगों को जोड़ने के लिए कि हमारे आंदोलन से जुड़ो, ब्रिटिश सरकार से मांग करेंगे। गदर मैगजीन पहले उर्दू भाषा में छपी, फिर पंजाबी में, और पंजाबी के बाद हिंदी में। इनका जो हेडक्वार्टर था वो युगांतर आश्रम था गदर मैगजीन का भारत में। नारा था जंग दा होका। तो आपसे पूछे किस क्रांतिकारी संगठन का नारा जंग दा होका था? ठीक है, यहां पर देखेंगे पंजाब के किसान, भूतपूर्व सैनिक इसमें जो सदस्य थे। अब यहां पर लाला हरदयाल कौन है इसके? ये महामंत्री हैं। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे केसर सिंह थटगढ़। तो आप कहेंगे भैया लाला हरदयाल अध्यक्ष नहीं है। बहुत सारे दोस्त लाला हरदयाल चुन लेते हैं क्योंकि उनको हम फाउंडर देखते हैं। उन्होंने अपने पास कौन सा पद रखा था? महामंत्री। सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, क्या बोलेंगे? उपाध्यक्ष। सबसे ज्यादा प्रश्न होता है गदर पार्टी के उपाध्यक्ष कौन थे? केसर सिंह थतगढ़। बोलेंगे भी फटाफट से। मैंने बता दिया ना बेटा, ये सब कहानी है, मत लिखो। ये कह रहे सर उनका किडनैप हो गया था ना, ये सब कहानियां हैं, इसका कोई किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो कहानी को कहानी ही मानेंगे। अब माने को मैं दो चार कहानी बना सकता हूँ। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे दादाजी सुभाष चंद्र बोस जी वो उनके साथ घेर में रहते थे, ये कोई बात हुई? कोई एविडेंस तो होना चाहिए, कोई प्रूफ तो होना चाहिए, तब तक तो नहीं होगा ना। अब ऐसे तो सब लोग पता नहीं क्या क्या कहानियां बना सकते हैं, है ना, जिसका एविडेंस नहीं है। हाँ, हिटलर वो आप महान नहीं कह सकते। हिटलर बहुत क्रूर आदमी है दोस्त। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आगे। अच्छा जी, ऐसा ही एक संगठन चल रहा था भारत में, होम रूल आंदोलन। होम रूल का मतलब क्या होता है कि भाई देश हमारा है, आप शासन कर रहे हैं, कुछ एक मामलों को छोड़ करके बाकी मामलों में हम आपका, क्या बोलते हैं इसको, गृह शासन। बाकी मामलों में तो हमारी राय लीजिए, अंग्रेजों से कह रहे थे। बाकी चीजों में तो हमको स्वतंत्रता दीजिए, कुछ एक मामलों को छोड़ करके। देखो, भारतीयों को वो अधिकार मिले जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने दे रखे थे। यहां पर भी अंग्रेजों ने उपनिवेश अपने बना रखे। इन देशों में भी ये व्यापार करने गए थे, इन देशों पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन वहां अधिकार थे। भारतीयों के पास वो अधिकार नहीं थे। तो इसके लिए अप्रैल 1916 में गंगाधर तिलक ने पुणे में एक आंदोलन चलाया, जिसको हम होम रूल आंदोलन कहते हैं। सितंबर में एनी बेसेंट ने आंदोलन चलाया। तो पूछा जाता है कि इन, आपसे पूछे कि सबसे पहले होम रूल आंदोलन को किसने चलाया, तो तिलक साहब ने चलाया। दूसरे नंबर पर आंदोलन को सितंबर 1916 में, या पूछ लेता कब चलाया, एनी बेसेंट ने, होम रूल से। सोचो, भारत की नहीं थी, फिर भी भारतीयता के साथ में जुड़ गई और कह रही कि मैं भारतीयों को, बोलेंगे भी फटाफट से, क्योंकि मैं भारतीयों को उनका जो न्याय है वो दिलाऊंगी। कितना डेडिकेशन उनका रहा होगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने इस दौरान पत्र लिखे, आपका मराठा, बहुत पूछा जाता है किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। केसरी, केसरी ये इन्होंने मराठी भाषा में लिखा। मतलब मराठा पत्र जो है वो मराठी भाषा में नहीं है, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। ऐसे याद करते, मराठा मराठी में नहीं है। ठीक है, तो केसरी है मराठी में, ये बात याद रखेंगे। देश का दुर्भाग्य शीर्षक इन्होंने लिखा इसमें अपने पत्र में। ये देश का दुर्भाग्य क्या है, अंग्रेज सरकार कैसे अत्याचार कर रही है। और उन्होंने उसमें खुदीराम बोस की प्रशंसा भी लिखी थी कि खुदीराम बोस ने जो बम फेंका वो ठीक किया। इसी के लिए गिरफ्तार करके बाल गंगाधर तिलक जी को मांडले जेल में भेजा और इस जेल में इन्होंने पुस्तक लिखी, गीता रहस्य। ठीक है, मांडले जेल में। ये मांडले जेल किस देश में है बता सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे बर्मा में। और बर्मा कहाँ पर? म्यांमार में। यहाँ पर ये 6 वर्ष रहे तिलक साहब, इस होम रूल आंदोलन की वजह से नहीं, इस होम रूल आंदोलन के पहले। और जब ये बाहर आए, ठीक है, बाहर आए 1914 में, इनको बाहर आने के बाद में, तब इन्होंने 2 वर्षों के बाद में होम रूल आंदोलन को चलाया। वेरी गुड दीक्षावार, बहुत शानदार, बहुत गजब। हो, बच्चा कह रहा है एक हिटलर गलत नहीं था, हिटलर के साथ गलत किया गया। हाँ, हिटलर की कौन सी जमीन छीन ली किसी ने?
तुम मूर्ख हो, इतिहास को ऐसे पढ़ते हैं क्या कि गलत हुआ? क्या गलत हुआ? मानवता सबसे बड़ा धर्म है। आप हिटलर के बारे में जानेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। हिटलर ने यहूदियों को इकट्ठा करके कंसंट्रेशन कैंप और बाहर चप्पलों के ढेर आप डालना, कभी कंसंट्रेशन कैंप डालो कि आप उस पर देखोगे जाकर के कि हिटलर ने क्या किया। चप्पलों के ढेर आपको मिलेंगे। हिटलर ने चैम्बर बना रखे थे बिजली के, यहूदियों को इकट्ठे करके करंट छोड़ देता था, एक साथ इकट्ठे लाखों लोगों को मार देता था। आप उसकी क्रूरता नहीं जानते। उसने क्या किया? एक सनक और एक जिद की वजह से। इतना जिद्दी और इतना सनकी आदमी इस पूरी पृथ्वी पर आज तक कोई नहीं आया, जिसने इस पूरी मानवता को शर्मसार किया, और जिसने, कहते ना कि भाई ना कुछ होते हुए सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसी इस दुनिया में भयावह, सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते कितने लोग मरे? 5 करोड़ लोग। 5 करोड़ लोगों के मरने का कारण है वो, और बेवजह की। कभी आप उसकी पृष्ठभूमि जाने, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी वीडियो है, आप उनको देखे जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं और जान सकते हैं, कभी तसल्ली में देख लेना। होम रूल आंदोलन दोस्त मैंने क्या बताया, पुणे किसने लीड किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। मद्रास किसने लीड किया? एनी बेसेंट ने। इनके पत्र कौन कौन से बताए मैंने? मराठा पत्र मराठी में नहीं है, किसमें? अंग्रेजी में। केसरी पत्र मराठी भाषा में। मद्रास में एनी बेसेंट ने भी कॉमन व्हील आपका एक पत्र लिखा, और न्यू इंडिया। बहुत पूछी जाती है कि होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट जी ने कौन सी पत्रिकाएं लिखी, तो एक किसी का नाम देता है, कॉमन व्हील का नाम देगा, या फिर आपका न्यू इंडिया का नाम देगा। ठीक है, आगे 1916 में क्या हुआ कि गरम दल कांग्रेस में मिल गया। अच्छा, कांग्रेस कब अलग हुई थी, फूट पड़ी थी कब? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। 1916 लखनऊ में ये क्या हो गए थे? एक हो गए थे। कौन कौन? गरम दल भी, नरम दल भी, और उनके साथ में कौन आ गया था? मुस्लिम लीग भी। तो ये सब किसके वजह से संभव हो पाया था? क्योंकि तिलक साहब ने क्या बोला, इन सबको इकट्ठा किया और बताया कि हम सबके एक अधिकार हैं, हम सबको एक साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ना होगा। तो ये तिलक साहब की वजह से संपन्न हुआ। यहां पर आपको याद रख लेना है, क्योंकि देखो 1912-13 बाल्कन युद्ध एक हुआ, तुर्की का साथ देने से इनकार कर दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का प्रॉमिस था तुर्की से कि वो उनका साथ देंगे, वहाँ के मुसलमानों का साथ देंगे। लेकिन जब अंग्रेज वहाँ से इनकार कर गए तो भारत के मुसलमानों को भी पता चला कि ये तो हमारे यहाँ भी फूट डालना चाहते हैं। बंगाल विभाजन इन्होंने किया, गोली दे रहे थे हमको, मुस्लिम लीग इन्हीं का बनवाया हुआ था। तो ये समझ गए कि भाई इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, हिंदुओं का अधिकार या मुस्लिमों का अधिकार, इनको तो यहाँ फूट डालनी है, और ये फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर तो भारतीय मुसलमान इस बात से जान गए कि जब इन्होंने तुर्की में साथ नहीं दिया तो हमारा ही क्यों देंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था। एक मैंने आपको बताया था, नरमपंथी फिरोज शाह मेहता थे जो गरम दल वालों के एकदम खिलाफ थे, इनकी मौत हो गई। तो ये एक समीकरण बने जिनकी वजह से मुस्लिम लीग साथ आया और नरम दल साथ आया, और बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी समय पर प्रयास किए। ठीक है, आगे आए 1917 में दोनों होम रूल भी एक हो गए, जो एनी बेसेंट और तिलक साहब का था। 1920 में गांधी जी ने अखिल होम रूल संघ बनाया और इसके अध्यक्ष बन गए। बाद में होम रूल लीग भी कांग्रेस में मिल गया, उन्होंने फिर कांग्रेस में मिला लिया उसको, बोले कि भैया एक ही तो बात है, कांग्रेस भी तो यही चाहती है, स्वाधीन भारत। ठीक है, आगे आएंगे नरम दल। क्या बोलेंगे आप? गरम दल की बात करें। गरम दल में कौन कौन थे? लाल बाल पाल। पाल को पढ़ना नहीं है, मैंने बताया, ये तो पार्टी बदल लेते थे। जब अंग्रेजों का प्रेशर बढ़ता तो ये आपका नरम दल में चले जाते। ठीक है, लाल बाल पाल। बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें, 1856 से 1920, महाराष्ट्र में ये गणित के एक टीचर थे। उपनाम भारतीय क्रांति का जनक इनको नेहरू ने कहा है। आधुनिक भारत के निर्माता इनको गांधी जी ने कहा है। अब आप कहेंगे भैया आधुनिक भारत के निर्माता, आप तो हमको राजा राम मोहन राय बताए थे। तो ये बात याद रख लेना, जब तक इस शब्द को शामिल ना करे कि गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा है, तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य इनकी उपाधि है। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए कार्य किए। कहते हैं कि हिंदी भाषा जब अंग्रेजियत देश में आई और मैकाले की शिक्षा प्रणाली देश में आई, तो हिंदी को बचाने का सबसे बड़ा काम वो तिलक साहब ने किया। तो एक तो हिंदी के पक्ष वाले लोगों के लिए ये पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, बाकी उनके अनन्य प्रयास हैं। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा आंदोलन उनका होम रूल आंदोलन था, जिससे वो जुड़े रहे। असहयोग आंदोलन में भी वो एक्टिव रहे।
लाला लाजपत राय जी की बात करें, इनका जन्म 1865 में हुआ, 1928 इनकी मृत्यु हुई। इनके बारे में सब लोग शायद जानते होंगे, मैंने कई बार बोला भी है। इनको पंजाब केसरी, पंजाब का शेर। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, और साइमन कमीशन जानते हैं, एक बार थम्स अप करना कि इसको व्हाइट मैन कमीशन जानते हैं से मतलब नहीं, मुझे बताइए आया क्यों। तो लिखा हुआ है नीचे, 1919 का जो एक्ट आया था, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, 1919 में भारत सरकार अधिनियम लेके आई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से भारत में क्या सुधार हुए या नहीं हुए, इसकी जांच करने के लिए आया। ठीक है, तो 1919 के एक्ट के सुधार के लिए आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा। व्हाइट मैन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। भारतीय कितने थे ये बताएं। आप कहेंगे भैया ये सारे के सारे अंग्रेज थे, सारे के सारे अंग्रेज। और इसीलिए लाला लाजपत राय जी ने कहा कि भाई आप सुधारों की जांच करने आए हैं, तो उसमें कोई तो भारतीय होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हमारे पक्ष की सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है। अंग्रेज बैठेंगे, वो अंग्रेज अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे, वो जैसी रिपोर्ट देंगे आप लिख देंगे उसको रिपोर्ट लिख देंगे आप। ठीक है, तो 7 सदस्य क्या बोलेंगे? व्हाइट मैन कमीशन क्या बोलेंगे भैया? इसके 7 सदस्य। साइमन कमीशन के विरोध में लाला जी की मौत हुई। यहां पर क्या है, लाला जी की मौत हुई तो उनको लाठियां पटकाई गई। यहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था स्कॉट, और इन्हीं लाठियों की वजह से उनके सिर पर जब लाठियां पड़ी तो अस्पताल में जाके उनकी मौत हो गई। तो लाला जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बन करके उभरेगा। ठीक है जी। तो 17 नवंबर 1928 को एएसपी सैंडर्स ने इनको लाठी मारी, स्कॉट के आदेश पर मारी थी। हत्या का बदला लेने की जो योजना बनाई वो बनाई एचआरए के सदस्यों ने। बोलेंगे भी फटाफट से, भैया जी गांधी जी ने लंगोटी पहनना का, भैया बड़ा विवादित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न मत ध्यान दिया करो। अब ऐसा बहुत कुछ है। एक प्रश्न पूछा जाता था, यूपी पुलिस ने पूछा था, गांधी जी का एक फेवरेट सॉन्ग है वैष्णव जनते, उसको किसने लिखा है? नरसिंह मेहता ने लिखा है। अब प्रश्न तो ना बनने वाले तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा गांधी जी दरअसल में 1921 में जब वो दक्षिण गए तो उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था, सिर मुंडवा लिया और लंगोटी पहननी शुरू की 1921 में उन्होंने। ठीक है, वो दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। ऐसे नहीं, ऐसे तो ना जाने कितने प्रश्न बन सकते हैं। आपको फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देना, ऐसे प्रश्नों को आपको नेग्लेक्ट करना है और छोड़ देने हैं, कभी भी कहीं भी आए। ठीक है, तो उन पर नहीं। बात यह है कि कॉमन विचारधारा क्या है जिसको पढ़ना है। ऐसे तो पढ़ते रहोगे तो 50 वर्षों तक इतिहास पढ़ोगे तो भी कम रहेगा, कुछ ना कुछ जानने के लिए बच ही जाएगा। तो भगत सिंह जी ने बदला लिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स को गोली मारी। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम अनहैप्पी इंडिया। पत्र इन्होंने लिखे थे तरुण भारत, यंग इंडिया। देखो यही यंग इंडिया है जिसमें इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था? कांग्रेस को इन्होंने कहा था कि ये अंग्रेजों का क्या है, कांग्रेस का जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है, सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत है वो इसी पत्र में इन्होंने लिखा था, यंग इंडिया में। ठीक है, अब मैं आप सारे प्यारे दोस्तों से क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए कि चोरी चोरा वापस, ये चोरी चोरा कांड के बाद में असहयोग को वापस कब ले लिया गया? बोलेंगे अभी फटाफट से। हाँ यार, ये कोई बात थोड़ी थी, गांधी जी की बकरी का नाम निर्मला था। अब एग्जामिनर पूछ ले तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ तैयार कर लेना। एग्जामिनर की कभी कभी दिमाग चल जाता है, वो कुछ भी लिख लेता है। ऐसे समझो जैसे उसने बच्चों से कुछ बदला लेने के लिए नसीम पेपर बना दिया हो। तो उन सब चीजों को तैयार करना नहीं है। सर गांधी जी के बाल थे? हाँ जी भैया। गांधी जी जब विदेश से आए थे तो बाल थे, कोट वोट पहनते थे उस टाइम तक तो, है ना। कभी ये सोच रहे हो तुम गांधी जी तो जो गंजे ही देखे हमने, तो गंजे ही थे क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे आएंगे। 1923 का विशेष अधिवेशन। गांधी जी की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगे, क्योंकि 1922 में गांधी जी ने जो असहयोग को वापस ले लिया, तो एक जो पक्ष था जो गांधी जी के कहने के मुताबिक उस आंदोलन में शामिल हुआ, तो वो सब अलग हो गए। गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, उपाध्यक्ष थे इसके मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोगों ने मिलकर 1923 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली।
ठीक है, स्वराज पार्टी की। और ये लोग कौन थे? जो परिवर्तन के समर्थक नेता थे कि गांधी जी की नीतियों पर चल करके ये देश आजाद नहीं होगा, गांधी जी की नीतियों पर नहीं चलेंगे। ठीक है। जो छात्र वर्ग था उसने एचआरए की स्थापना की। मैं बार बार नाम लेता रहा हूं। एचआरए, एचआरए का मतलब क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। तो छात्रों ने अपना ग्रुप बनाया, बोले गांधी जी की नीतियों पर नहीं चलेंगे, हम अपने तरीके से एक कार्यवाही करेंगे। और वो सारे लोग कि हम भैया तमंचे के दम पर, कट्टे के दम पर, बंदूक के दम पर देश को आज़ाद करेंगे, जिस कोई हमको मारना पड़ेगा उसको हम मारेंगे। तो 1924 में भारतीय प्रजातांत्रिक संघ, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिंदी नाम है ये। तो क्या बोलेंगे? कानपुर में। इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, नरेंद्र मोहन, प्रतुल गांगुली, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। यही एचआरए आगे चल के दोस्त, इस एचआरए में जुड़े आपका चंद्रशेखर आजाद 1924 में ही, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। ठीक है। एचआरए की मैगजीन का नाम था रिवॉल्यूशनरी, जो गांधी जी के सिद्धांतों पर बिल्कुल नहीं चलती थी। इन्होंने गांधी जी को कहा था छद्मवेशी महात्मा। इन्होंने कहा कि ये ऐसा महात्मा है जो आपका माहौल देख करके कि किस पक्ष में जाने से ज्यादा फायदा होगा, तो ये माहौल बदल लेता था। ठीक है, इस बात को समझेंगे। एचआरए के सदस्यों ने काकोरी एक्शन को अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को अब अपना मूवमेंट चलाना है तो पैसे की जरूरत है, और पैसे के लिए हथियार, पैसे से क्या करेंगे? हथियार खरीदने हैं। तो इसके लिए इन्होंने काकोरी जो ट्रेन है, जिसको हम काकोरी एक्शन बोलते हैं, 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन। उसको क्या कर लिया गया? लगभग 4,000 रुपए के करीब की धनराशि उससे प्राप्त हुई। और वहां पर गड़बड़ ये होगी कि बाल मुकुंद गुप्सी से गोली चल गई। ठीक है, यहां पर आएंगे। 4 लोगों को इसमें फांसी हुई। बहुत पूछा जाता है कि काकोरी एक्शन के बाद किन किन को फांसी हुई? ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल। 17 अन्य को सजा हुई। चंद्रशेखर आजाद फिर से फरार हो गए। अंग्रेजों का हाथ कभी आए ही नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरुजी, भगत सिंह जी को बचाने की सबने कोशिश की, लेकिन जज तो फांसी को रोक सकता था। अबे पागल हो क्या अमन कुमार तुम भाई? कैसी निराधार बातें करते हो? जज ऐसे ही माफ कर देगा किसी की सजा? आज राष्ट्रपति कर सकते हैं, आज प्रेसिडेंट कर सकते हैं, जज साहब को क्या अधिकार है? जो एफआईआर हुई हुई है, ठीक है, वो ऐसे कैसे माफ कर सकते थे सजा भाई? 1928 में वो भी ब्रिटिश जज सब सारे थे। 1928 में एचआरए का नाम बदल के एचएसआरए कर दिया गया, और इसमें एस वर्ड जुड़ गया। एस वर्ड ये किसने जोड़ा बताएंगे? ये 2 लोगों ने जोड़ा इसमें, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट। तो ये सोशलिस्ट शब्द का मतलब ही है, इसी विचारधारा पर आपका भगत सिंह जी का जीवन पूरा आधारित रहा। सोशलिज्म को वो चाहते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभी मैंने लिखा रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। फिरोजा शाह कोटला मैदान में दिल्ली कर दिया गया। वही फिरोजा शाह कोटला मैदान है दोस्त, जिसको आज आप अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा बंगाल के नवाब से। ठीक है, बंगाल के नवाब हम पढ़ेंगे। ये दरअसल में आधुनिक भारत का ही वो हमारा हिस्सा रहता है जिसको हम अक्सर छोड़े रखते हैं। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है। और बंगाल के नवाब अभी नहीं पढ़ेंगे हम। मतलब बंगाल के नवाब को अगर मैं आपको पहले मुगल पढ़ाऊं उसके बाद पढ़ाऊं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, सही रहेगा ना? तो आप लोग तो अब आधुनिक इतिहास जो है पढ़ चुके हैं, तो आपको पहले प्राचीन पढ़ाऊं तो फिर बच्चे रुके रहेंगे, ये पहले चल रहा था। लेकिन मैं उन बच्चों को बता दूं, पहले हम इसी को पढ़ेंगे, बंगाल के नवाब। ठीक है, एक तो बंगाल के नवाब हमारा टॉपिक बचा हुआ है अभी। एक इसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका किसको? विजयनगर साम्राज्य। ये टॉपिक अलग से रह जाते हैं और हम इनको पढ़ नहीं पाते हैं। विजयनगर साम्राज्य, एक दक्षिण के जो साम्राज्य हुए, चोल चालुक्य आदि। ठीक है, दक्षिण के वंश। पहले हम ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे आधुनिक के साथ साथ में ही, कल की क्लास में या आगे हम इनको कंटिन्यू करेंगे। और फिर प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को तो मैं ये कहूँगा कि आप मुझे प्राचीन इतिहास के लिए देना मुश्किल से 7 दिन, उतना ही टाइम हम उस पर स्पेंड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और लगभग उतने ही दिन हम मध्यकालीन इतिहास पर, लगभग मान के चलो 10 दिन।
तो कहने का मतलब है 15 तारीख के करीब तक हम इस सिलेबस को कर लेंगे आसानी से, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल भी नहीं है, और मैं सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ, जो प्रश्न आएगा आप बना के आएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। खोंका मंडल, थैंक यू बच्चे, बहुत सारा थैंक यू। आयुष्मान, बहुत सारा लव यू मेरे भाई। सर पढ़ाना आपको होता, आप हमसे क्यों पूछते हैं? अरे नहीं भाई, तुम्हारे बगैर क्या है, पूछना और बताना तो बनता है ना, एटलीस्ट बताया जाए तुमको। या ऐसे मैं हिटलर की तरह हो जाऊं, जो भी आए मन में, या उठ पटांग तरीके से कुछ भी बोलूं? ऐसा नहीं है ना, एक क्रमिक तरीके से पढ़ेंगे, और आपको पता होना चाहिए वो क्रमिक तरीका क्या है, हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, तो मिलते हैं आपका आगे, पहले इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, है ना। जितने भी दिन लगेंगे, 1-2 दिन में शायद हो जाएगा ये सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये विजयनगर जो है, इससे आज अगर मैं बात करूँ पूरे मध्यकालीन को गायब करके आज एसएससी फोकस होगी विजयनगर साम्राज्य की ओर, तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ख्याल रखिए, मिलते हैं आपका नेक्स्ट डे, यानी कि आपका शाम को ही मिलेंगे 3 बजे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।